हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 11 पहाड़े और बंटवारे। पहाड़े आप सभी लोगों ने याद किए होंगे, जिसमें कि हम एक अंक होता है या संख्या होती है उसकी हम गुणन सूची बनाते हैं। और बंटवारे होता है जब हम किसी वस्तु या संख्या को उसको बांटते हैं, उसका हम बंटवारा करते हैं। तो हम पाठ शुरू करते हैं। पहाड़े और बंटवारे। श्यामा का बगीचा। श्यामा ने अपने बगीचे में सूरजमुखी, गुलाब और गेंदे के पौधे लगाए हैं। उसने उन्हें 3 क्यारियों में लगाया है। उसका बगीचा ऐसा दिखता है। देखो आप ये यहाँ पे साइड में ये फोटो देख रहे हो। यहाँ पे ये 3 तरह के फूलों के पौधों की क्यारियां बनी हैं, जिसमें सबसे ऊपर सूरजमुखी के फूल हैं, फिर गुलाब के पौधे हैं और सबसे नीचे गेंदे के फूलों की क्यारी बनी है। अब यहाँ पर देखो ये श्यामा बोलती है, देखो कैसे मैंने हर एक क्यारी में 18 पौधे लगाए हैं। अब आप यहाँ पे देखो गिनोगे तो सारे पौधे जो हैं, ये सूरजमुखी के भी 18 पौधे हैं, उसके बाद जो गुलाब के पौधे हैं वह भी 18 हैं और गेंदे के पौधे भी 18 हैं। लेकिन उनको जो लगाने का तरीका है वो अलग अलग है। हर एक क्यारी में पौधों की जमावट अलग है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि देखो अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। यहाँ पे जो सूरजमुखी के हैं वो देखो एक ही लाइन में लगे हैं सारे। गुलाब के पौधे हैं, इनको आप देखो गिनोगे 1 2 3 4 5 6 लाइनों में, यानी कि 6 कतार में लगाए हुए हैं। उसके बाद गेंदे के जो फूल हैं वो 2 कतार में लगाए गए हैं। तो यहाँ पे कहा है, देखो गुलाब के पौधे कैसे उगाए गए हैं। 18 बराबर में 6 गुना 3। तो 18 यहाँ पर जो पौधों की कुल संख्या है, 6 जो कि हमारी कतार हैं, लाइनें हैं। आपकी अभी मैंने आपको गिनाई है 6 कतार, गुना में 3, जो एक कतार में कितने पौधे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक लाइन में गुलाब के 3 पौधे हैं, तो वो है 3। उसके बाद देखो यहाँ पे समझाया है, इस तरह 6 कतार हुई और उस कतार में 3 पौधे हैं, हर एक लाइन में 3 पौधे। अब आगे आपको पूछा है, सूरजमुखी और गेंदे के फूल किस किस तरीके से लगाए गए हैं। तो आप देख रहे हो सूरजमुखी के जो पौधे हैं वो एक ही कतार में सारे पौधे लगा दिए हैं, और आप इनको गिनोगे तो देखोगे ये 18 पौधे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने देखो जो कुल पौधे हैं वो लिख दिए 18 बराबर में। अब यहाँ पे हमें कतार की संख्या यानी कि लाइन की संख्या लिखनी है। तो हमने देखा सूरजमुखी के जो पौधे हैं वो एक ही कतार में सारे लगे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 गुना में हमारे एक कतार में जितने पौधे लगे हैं यानी कि 18, तो 1 गुना 18। इस तरह एक कतार हुई और उस कतार में 18 पौधे। अब हमें गेंदे के फूल के बारे में बताना है। तो 18 बराबर में हमें सबसे पहले यहाँ पे कतार की संख्या लिखनी है। तो आप देख रहे हो कितनी कतार है यहाँ पे, 1 2, तो 2 कतार गुना में हमारी एक कतार में कितने पौधे हैं आपको वो गिनने हैं। यहाँ पे आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गुना में 9। इस तरह 2 कतारें हुई और हर कतार में 9 पौधे। तुम भी अपना बगीचा बना सकते हो। एक बगीचे का चित्र बनाओ जिसमें 48 पौधे के लिए क्यारियां बनी हो, हर कतार में बराबर पौधे हों। अब आपको क्या करना है, एक बगीचे का चित्र बनाना है। जैसे ऊपर ये चित्र बना हुआ है, आपको इसी तरीके से एक चित्र बनाना है जिसमें आपको 48 पौधों की क्यारियां बनानी है। और आपको क्या करना है, वहां पे कतार बनानी है, लेकिन हर एक कतार में बराबर पौधे होने चाहिए। अब हमें 48 पौधे लगाने हैं, तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, लेकिन आप अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो।
तो अब हम देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 8 कतारें बनाएंगे। 8 कतार यानी कि 8 लाइनें बनाएंगे और हर एक लाइन में 6 पौधे लगाएंगे। तो अगर आप इनको अब देखोगे कि हमारे 48 पौधे हो रहे हैं या नहीं, तो हम इसको गुना करके देखेंगे। हमारे पास 8 कतारें हैं और हर एक कतार में 6 पौधे हैं, तो 8 गुना 6 48 पौधे। दूसरा तरीका है, हम इनको 3 कतारों में भी लगा सकते हैं। 3 कतारों में अगर आप लगाते हो तो हर एक कतार में 16 पौधे लगेंगे, तो 3 गुना 16 48 पौधे। अब आगे आपको कहा है अलमारी में जग। भीमा बड़ई ने 30 जगों के लिए एक अलमारी बनाई। यह 2 खानों वाली एक लंबी अलमारी है। हर खाने में बराबर बराबर जग हैं। आप ये देख रहे हो 2 खानों की एक लंबी अलमारी बनी हुई है जिसमें कि हर एक खाने में बराबर बराबर जग रखे गए हैं। क्या तुम इन 30 जगों को रखने के लिए किसी अलग तरीके से अलमारी बनाने के बारे में सोच सकते हो? तो हाँ, हम ये सोच सकते हैं। एक अलमारी बनाओ, उसमें जग भी बनाओ। बताओ कि तुमने हर खाने में कितने जग रखे, इसमें कितने खाने हैं। तो ये भी मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रही हूँ और आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो अलमारी को। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। हम एक अलमारी बनाएंगे जिसमें कि हम 3 खाने बनाएंगे। हमें यहाँ पे पूछा है इसमें कितने खाने हैं, तो हम 3 खानों वाली अलमारी बनाएंगे। अब हमें ये देखना है कि हम 30 जगहों को 3 खानों में बराबर बराबर कैसे रखेंगे। तो हमारे पास कुल जग हैं 30 और खानों की संख्या है 3। तो हम क्या करेंगे, 30 को 3 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 10। यानी कि हमें हर एक लाइन या खाने में 10 जग रखने होंगे। अब यहाँ पे कहा है, क्या तुम्हारे दोस्तों ने इसे अलग अलग तरीकों से बनाया है? आपने जिस तरीके से अलमारी बनाई है और उसमें खाने बनाए हैं, आपको अपने दोस्तों की अलमारी से उसका मिलान करना है, देखना है कि उसकी भी उसी तरीके से बनी है या अलग तरीके से बनाई है। आगे हम पढ़ते हैं आसान तरीके। तो यहाँ पे देखो 2 बच्चे हैं, बंटी और गुड्डू। बंटी कहता है, मुझे 7 का पहाड़ा नहीं आता। तो गुड्डू कहती है, मुझे पहाड़े तो 5 तक ही आते हैं, पर एक आसान तरीका आता है। मैं 2 और 5 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बना सकती हूँ। तो देखो उन्होंने 2 और 5 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा कैसे बनाया। सबसे पहले उन्होंने देखो यहाँ पे 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है और फिर 5 का पहाड़ा लिखा है, और फिर उन्होंने 7 का पहाड़ा कैसे बनाया। 2 एकम 2, 5 एकम 5। तो उन्होंने क्या करा, 2 और 5 को जोड़ा तो हमारा बन गया 7 एकम 7। उसके बाद 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 को जोड़ा तो हमारा बन गया 7 दूनी 14। इसके बाद 2 तियां 6 और 5 तियां 15 को जोड़ा तो बना 7 तियां 21। और इसी तरीके से देखो उन्होंने यहाँ पे पूरा 7 का पहाड़ा बना दिया है। फिर गुड्डू बोलती है, देखो कैसे मैंने पीले खानों की संख्या को जोड़कर 7 का पहाड़ा बनाया। तो बंटी कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। मैं 3 और 4 के पहाड़ों से भी 7 का पहाड़ा बना सकता हूँ। अब देखो उन्होंने 3, 4 और 3 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बनाया है बंटी ने, लेकिन यहाँ पे बंटी ने पूरा पहाड़ा नहीं बनाया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे बंटी की मदद करनी है। तो सबसे तो पहले हमें 4 का पहाड़ा यहाँ पे पूरा लिखना होगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32,
4 निम 36 और 4 धम 40। उसके बाद हमें 3 का पहाड़ा यहाँ पे पूरा लिखना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 निम 27 और 3 धाम 30। अब 3 और 4 का पहाड़ा तो हमने पूरा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़कर 7 का पहाड़ा बनाना है। तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3 को हमने जोड़ा तो हमारा बन गया 7 एकम 7। उसके बाद 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 को हमने जोड़ा तो हमारा आ गया 7 दूनी 14। फिर 4 तिया 12 और 3 तिया 9 को जब हमने जोड़ा तो हमारा बना 7 तिया 21। उसके बाद 4 चौक 16 और 3 चौक 12 को जब हमने जोड़ा तो हमारा बन गया 7 चौक 28। उसके बाद 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15 को हमने जोड़ा तो 7 पंजे 35। इसी तरह 4 छिक 24 और 3 छिक 18 को जोड़ा तो बना 7 छिक 42। फिर 4 सत्ते 28 और 3 सत्ते 21 को जब हमने जोड़ा तो हमारा बन गया 7 सत्ते 49। फिर 4 अठे 32 और 3 अठे 24 को हमने जोड़ा तो हमारा बना 7 अठे 56। फिर हमने जब 4 निम 36 और 3 निम 27 को जोड़ा तो हमारा बना 7 निम 63। और आखिरी में 4 धम 40 और 3 धम 30 को हमने जोड़ा तो हमारा बन गया 7 धम 70। अब देखो कितना आसान है यहाँ पे पहाड़ा बनाना। अब आपके लिए यहाँ पे कहा है 12 का पहाड़ा बनाने के लिए तुम कौन से 2 पहाड़ों का प्रयोग करोगे। तो हम 12 का पहाड़ा बनाने के लिए 5 और 7 के पहाड़े का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना होगा, 5 का पहाड़ा लिखोगे, फिर आप 7 का पहाड़ा लिखोगे और उन दोनों की संख्याओं को जोड़कर 12 का पहाड़ा बन जाएगा। जो कि मैं आपको बताती हूँ। देखो 5 एकम 5 और 7 एकम 7 को जोड़ा तो हमारा बना 12 एकम 12। उसके बाद 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 को जोड़ा तो बना 12 दूनी 24। उसके बाद 5 तिया 15 और 7 तिया 21 को जोड़ा तो बना 12 तिया 36। फिर 5 चौक 20 और 7 चौक 28 को जोड़ा तो बना 12 चौक 48। फिर 5 पंजे 25 और 7 पंजे 35 को जोड़ा तो बना 12 पंजे 60। इसी तरह 5 छिक 30 और 7 छिक 42 को जोड़ा तो बना 12 छिक 72। फिर 5 अठे 72। फिर 5 सत्ते 35 और 7 सत्ते 49 को जब हमने जोड़ा तो हमारा बना 12 सत्ते 84। फिर 5 अठे 40 और 7 अठे 56 को हमने जोड़ा तो बना 12 अठे 96। फिर 5 निम 45 और 7 निम 63 को जोड़ा तो हमारा बना 12 निम 108। फिर लास्ट में आखिरी में हमने 5 धम 50 और 7 धम 70 को जोड़ा तो हमारा बन गया 12 धाम 120। और हमने इस आसान तरीके से 12 का पहाड़ा बना दिया। अब आगे है कितनी बिल्लियां। गायत्री की कुछ बिल्लियां एक डिब्बे के अंदर खेल रही थी। जब उसने उन्हें गिनने के लिए डिब्बे में झांका तो उसे सिर्फ उनके पैर नजर आए। आप देख रहे हो यहाँ पे डिब्बे में सिर्फ बिल्लियों के पैर ही नजर आ रहे हैं। उसने गिना तो 28 पैर थे। डिब्बे में कितनी बिल्लियां थी। अब आपको पता है कि एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं, तो
नीचे देखो लिखा है 8 पैर मतलब 2 बिल्लियां। तो एक बिल्ली के अगर 4 पैर हैं तो 2 के आप कैसे करोगे, 4 गुना 2, यानी कि 4 दूनी 8। तो देखो आ गया ना, 2 बिल्लियों के 8 पैर। अब आपको पूछा है 12 पैर मतलब खालिस्तान दे रखा है, यानी कि आपको पूछा है कितनी बिल्लियां। तो आप क्या करोगे, 12 हमें कुल पैर दिए हुए हैं, तो कुल पैर को आप एक बिल्ली के जितने पैर होते हैं यानी कि 4 से भाग कर दोगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 बिल्लियां। जब हमने 12 को 4 से भाग किया तो हमारे पास आया 3, मतलब 12 पैर मतलब 3 बिल्लियां। अब नीचे आपको लिखा है कितने पैर और उसके नीचे लिखा है कितनी बिल्लियां। जो ये पीले रंग के बॉक्स बने हैं यहाँ पे आपको बताना है कि कितने पैर होंगे, और नीले वाले बॉक्स में आपको बताना है कि कितनी बिल्लियां। तो जब हमने देखा कि एक बिल्ली है तो एक बिल्ली के 4 पैर हैं, जो कि आप सभी ने देखी भी होगी बिल्ली, और उस जो है 4 पैर होते हैं उसके। अब जब 2 बिल्ली थी तो उनके हुए 8 पैर। इसी तरह 3 बिल्लियों के हुए 12 पैर, और आगे आपको ये पूरा करना है। 4 बिल्लियों के 16 पैर, फिर 5 बिल्ली के 20 पैर, फिर 6 बिल्ली के 24 पैर, 7 बिल्ली के 28 पैर और 8 बिल्ली के 32 पैर। अब यहाँ पे हमें कहा है इस तरह 28 पैर मतलब कितनी बिल्लियां। तो हमने देखा था कि जब हमने 7 बिल्लियों के हमने देखे थे 28 पैर आ रहे थे। कैसे, 7 बिल्ली यानी कि 7 गुना में एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं, 4, तो 7 गुना 4 यानी कि 28। तो 28 पैर मतलब हुआ 7 बिल्लियां। अब आगे, बिल्लू ने अपने चूजों को एक डिब्बे में रखा है। उसने 28 पैर गिने हैं। डिब्बे में कितने चूजे हैं। आप सबने चूजे भी देखे होंगे, बहुत ही सुंदर से छोटे छोटे से होते हैं पीले रंग के। और आपने देखा होगा ध्यान से कि एक चूजे के 2 पैर होते हैं। तो अब हमें देखना है कि 28 पैर अगर गिने हैं तो कितने चूजे होंगे डिब्बे में। तो आप कैसे करोगे, उसको कुल पैर हमें दिए हैं 28, कुल पैरों की संख्या को आप एक चूजे के जितने पैर होते हैं यानी कि 2, तो 28 भाग 2, 28 को आप 2 से भाग कर दोगे तो हमारे पास आ जाएंगे 14, यानी कि डिब्बे में कुल 14 चूजे हैं। इसी तरह आपका अगला सवाल है, लीला 21 दिनों से स्कूल नहीं गई है, वह कितने हफ्तों से स्कूल नहीं गई है। तो यहाँ पे क्या है, आपको दिनों में तो बता रखा है लेकिन आपको उन दिनों को हफ्ते में बदलना है। आपको बताना है कि कितने हफ्ते हो गए हैं इन दिनों में। तो अभी आप जो है, आप सबको पता है कि एक हफ्ते में जो दिन होते हैं हमारे वो 7 होते हैं, और इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 7 दिनों से एक हफ्ता बनता है। और लीला 21 दिनों से स्कूल नहीं गई है। तो अगर 7 दिन में एक हफ्ता बना तो 21 दिन में कितने हफ्ते बनेंगे, हम 21 को 7 से भाग कर देंगे तो जिसका जवाब आएगा 3। तो इसका मतलब हुआ लीला 3 हफ्ते से स्कूल नहीं गई है। अगला कार्य है जानवरों की छलांग। क्या तुम्हें कक्षा 3 के छलांग लगाने वाले जानवर याद हैं। आपने कक्षा 3 में आपका एक पाठ होगा छलांग, तो उसके बारे में आपको पूछ रहे हैं कि आपको वो याद है। एक मेंढक 0 से शुरू करके एक छलांग में 3 कदम कूदता है। एक मेंढक है जो 0 से शुरू करता है और जब वो एक छलांग लगाता है तो उसमें वे 3 कदम कूदता है। अगर वह 27 पर है तो अब वह कितने कूद यानी कि कितनी छलांग उसने लगाई, आपको ये बताना है। तो उसने लगाई, आप क्या करोगे, 27 पर है
तो 27 को भाग कर दोगे, एक छलांग में उसने 3 कदम कूदे थे, तो 27 को आप 3 से भाग कर दोगे, यानी कि 9 कूदे। अब हमें आगे पूछा है वह खालिस्तान दिया है, यानी कि वह कितने कूदे लगा चुका है अगर वह 36 पर है। तो यहां भी आपको इसी तरीके से करना है, हमें 36 पर उसको पहुंचाना है। तो 36 को आप भाग कर दोगे किससे? 3 से। 3 से हमने क्यों भाग किया है? क्योंकि एक छलांग में वह 3 कदम कूदता है। तो 36 को हमने जब 3 से भाग किया तो हमारे पास आया 12 कूदे, यानी कि वह 12 कूदे लगा चुका है अगर वह 36 पर है। अगर वह 42 पर है तो उसने कितनी कूदे लगाई हैं? तो आपको फिर से वैसे ही करना है, 42 को आप 3 से भाग कर दोगे तो आपके पास आएगा 14 कूदे। अब आगे, अभी तक आपने मेंढक की छलांग या कूद के बारे में बात करी, अब हम आगे खरगोश के बारे में बात करेंगे। एक खरगोश 0 से शुरू करके एक बार में 5 कूद लगाता है। तो मेंढक तो जो है एक छलांग में आपने देखा था 3 कदम कूदता था, अब जो खरगोश है वो एक कूद या एक छलांग में 5 कदम कूदता है। कितनी कूदों में वह 25 पर पहुंचता है? तो हमें कहा है उसको 25 पर हमें उसे पहुंचाना है और एक कूद में वह 5 कदम चलता है। तो 25 को अगर आप 5 से भाग कर दोगे तो हमारे पास आएगा कि उसने कितनी कूदी 25 तक पहुंचने के लिए। तो 25 को 5 से भाग किया तो हमारे पास आया 5, यानी कि 5 कूद। अब वह 8 कूदों के बाद कहां पर पहुंचा? अब हमें उसे 8 कूदों के बाद पहुंचाना है कि 8 कूदों के बाद वो कहां पहुंचेगा। 8 कूद को पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक कूद में वह 5 कदम चलता है तो 8 गुना 5 यानी कि 40 पर। अगर वह 8 कूद कूदता है तो वह 40 पर पहुंच जाएगा। उसे 55 पर जाने के लिए कितनी कूदे चाहिए? अब हमें उसे 55 पर पहुंचाना है तो कितनी बार कूदना पड़ेगा उसे? एक कूद में 5 कदम, तो हम 55 से 5 को भाग कर देंगे जिससे कि हमारे पास आएगा 11 कूदे। तो अगर वह 11 कूदे कूदता है तो वह 55 पर पहुंच जाएगा। अब आगे आपके लिए अभ्यास कार्य है, आपको इन सबको क्या करना है? भाग करना है। सबसे पहले आपको 28 को 2 से भाग करना है। तो 28 को आप 2 से भाग करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि हम 2 को 2 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर हमारे पास बचा 8। तो अब हम 8 को भाग करेंगे तो 2 चौके 8, तो हमारा जवाब आया 14। इसके बाद हम करेंगे 56 को 7 से भाग, तो आपको पता ही है 7 8 56, यानी कि इसका जवाब है 8। फिर है तीसरा 48 को आपको 4 से भाग करना है। तो इसके लिए भाग करने के लिए हम पहले 4 को करेंगे, 4 से भाग, 4 एकम 4, फिर हमारे पास 8 बचा तो 4 दूनी 8, तो इसका जवाब है 12। फिर 66 को हम 6 से भाग करेंगे, तो सबसे पहले 6 को 6 से, 6 एकम 6, फिर जो दूसरा 6 बचा उसको करेंगे 6 एकम 6, तो इस तरह इसका जवाब आया 11। फिर आगे हम करेंगे 96 को 8 से भाग, तो 8 एकम 8, 9 में से जब हमने 8 को घटाया तो हमारे पास बचा 1, फिर ऊपर से हमने 8 लिया तो हमारा हो गया 18, तो नहीं, ऊपर से हमने लिया 6 को तो हमारा हो गया 16, जिसको हम 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, तो इसका जवाब आया 12। अब आखिरी जो सवाल है वो है 110 को आपको 10 से भाग करना है। तो जब हमने करा तो पहले हम 11 को करेंगे 10 से, तो 10 एकम 10,
11 को 10, फिर हमने 11 में से 10 को घटाया तो हमारे पास बचा 1। फिर हमने 0 लिया जिससे बन गया 10, तो फिर से हमने उसको भाग किया, 10 एकम 10, तो इसका जवाब आया 11। अब है अगला कार्य सीपियां। इसमें लिखा है ध्रुव समुद्र के किनारे रहता है। उसने अपने 3 दोस्तों के लिए मालाएं बनाने की सोची। वह पूरे दिन सीपियों को खोजता रहा। उसने शाम तक 112 सीपियां इकट्ठी कर ली। अब उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी सीपियां हैं। या फोटो में देख रहे हो, वो समुद्र के किनारे उसने पूरे दिन जो है शाम तक सीपियां वो खोजता रहा और उसको ये 112 सीपियां उसने इकट्ठी कर ली। अब यहाँ पे देखो ध्रुव कह रहा है मैं 28 सीपियों की एक माला बनाऊंगा। क्या इतनी सीपियों से मेरे सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी? तो वो कह रहा है कि वो एक माला में 28 सीपियों का इस्तेमाल करेगा। अब उसके बाद वो सोच रहा है कि उसने कुल 112 सीपियां इकट्ठी करी हैं, तो उससे क्या उसके सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी? तो उसने क्या करा, उसने 28 सीपियां निकालकर एक माला बना ली। अब जब उसने एक माला बना ली तो 112 सीपियों में से 28 घटा दिया, जिसके बाद उसके पास बची 84 सीपियां। अब उसके पास 84 सीपियां बची। उसने फिर 28 सीपियां लेकर दूसरी माला तैयार करी। तो आपको बताना है अब उसके पास कितनी सीपियां बची। तो जैसे उन्होंने पहले करा था, कुल सीपियां थी 112, एक माला बनाने के लिए 28 सीपियां निकाल दी तो बची थी 84। अब आपको फिर से वैसे ही करना है, 84 घटा 28। तो जब आप 84 में से 28 घटा कर दोगे तो बचेंगी 56 सीपियां। फिर उसने तीसरी माला के लिए सीपियां निकाल ली। अब उसके पास कितनी सीपियां बची? तो उसको क्या करना है, फिर से आप वही करोगे। आप तीसरी माला बनाने के बाद जो बचेंगी 56 घटा में 28, तो उसके पास बची 28 सीपियां। यानी कि तीसरी माला बनाने के बाद भी उसके पास एक माला और बनाने के लिए सीपियां बची हैं, 28 सीपियां। अब यहाँ पे पूछा है 112 सीपियों से ध्रुव कुल मिलाकर कितनी मालाएं बना सकता है? तो आपने यहाँ पे देखा था, हमने यहाँ पे 4 मालाएं जब हमने करा, पहले 112 में से 28 घटा करा तो 84 सीपियां बची। इस तरीके से जब हमने देखा था तो हमारे पास कुल 4 मालाओं की सीपियां थी। इसको आप क्या कर सकते हो, 28 को 4 से गुना भी कर सकते हो। तो आप देखोगे 112 आएगा, इसका मतलब 4 मालाएं। तो जो 112 सीपियां हैं उनमें से ध्रुव कुल 4 मालाएं बना सकता है। अब आगे पूछा है इतनी सीपियों से क्या सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी? तो कितने दोस्त थे ध्रुव के? ऊपर बताया है ध्रुव के 3 दोस्तों के लिए माला बनानी थी और मालाएं 4 बन सकती हैं, तो इसका मतलब ध्रुव अपने सभी दोस्तों के लिए माला बना सकता है। अब आगे है इन्हें करके देखो। कन्नू ने 17 सीपियों से एक माला बनाई। 100 सीपियों से ऐसी कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? अब ऊपर ध्रुव ने तो क्या करा था, एक माला में 28 सीपियों का इस्तेमाल किया था, लेकिन जो कन्नू है वो 17 सीपियों से एक माला बना रहा है। तो आपको बताना है कि 100 सीपियों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं। तो 17 हमारे एक माला में लग रहे हैं 17 सीपियां, तो हमारी 17 सीपियों से बन गई एक माला। उसके बाद अब हमें 2 माला में देखने हैं कितनी सीपियां लगेंगी, तो 17 गुना 2 यानी कि 34 सीपियों से हमारी बन जाएंगी 2 मालाएं। फिर 17 गुना में 3 आया हमारे पास 51, तो 51 सीपियों से बनेंगी 3 माला।
फिर हमें देखना है कि 4 मालाओं में कितनी सीपियां लगेंगी, तो 17 गुना 4 यानी कि 68 सीपियों से 4 माला बन जाएंगी। फिर हमें 5 मालाओं के लिए देखना है, 17 गुना 5 तो आया 85 सीपियों से कन्नू 5 माला बना सकता है। फिर हमने करा 17 गुना 6, हमारे पास आया 102, तो 102 सीपियों से 6 माला बनेंगी। लेकिन कन्नू के पास जो है वो 100 सीपियां हैं। अब हमारे पास अगर हम 6 माला बनाएं तो हमारे पास 2 सीपियां कम हैं, तो इसलिए कन्नू 5 माला ही बना पाएगा 100 सीपियों में से। ख कार्य है आपका, एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिकिया आ सकती है। शैली 338 टिकिया पैक करना चाहती है। उसे सभी टिकियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। तो एक बड़े गत्ते का जो डिब्बा है उसमें 85 टिक्कियां आ सकती हैं, लेकिन जो कुल टिक्कियां हैं वो है 338। तो इसको भी आपको इसी तरीके से करना है। जब हमने एक बड़े गत्ते का डिब्बा लिया तो उसमें आई 85 साबुन की टिक्कियां। जब हमने 2 बड़े गत्ते के डिब्बे लिए तो उसमें आई 85 गुना 2 यानी कि 170 साबुन की टिक्कियां। फिर जब हमने 3 बड़े गत्ते के डिब्बे लिए तो 85 गुना 3 यानी कि 255 साबुन की टिक्कियां। फिर जब हमने 4 बड़े गत्ते के डिब्बे लिए तो 85 गुना 4 यानी कि 340 साबुन की टिक्कियां। तो इस तरीके से हमने देखा कि 4 बड़े गत्ते के अगर डिब्बे लेते हैं तो उसमें हम 340 साबुन की टिक्कियां रख सकते हैं, और शैली को 338 टिक्कियां पैक करनी है, तो इसका मतलब उसको 4 बड़े गत्ते के डब्बे चाहिए होंगे। ग है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की जरूरत है। एक ट्रक एक बारी में 250 बोरियां ले जाता है। बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मनप्रीत को 1500 सीमेंट की बोरियों की जरूरत है। अब एक चक्कर में ट्रक 250 बोरियां लेके जाता है, तो 2 चक्कर में कितना लेके जाएगा, 250 गुना में 2 यानी कि 500 बोरियां। फिर हम देखेंगे कि वो 3 चक्कर में कितना लेके जाता है, तो 250 गुना में 3 यानी कि 3 चक्कर में ट्रक 750 बोरियां लेके जाता है। फिर हम देखेंगे कि 4 चक्कर में कितना लेके जाता है, तो 250 गुना में 4 जिसमें हमने देखा आया 1000 बोरियां। फिर हम करेंगे कि 5 चक्कर में कितनी बोरियां होती हैं, तो 250 गुना में 5 1250 बोरियां। तो हमने देखा कि अभी भी हमारी बोरियां पूरी नहीं हुई हैं। फिर हम क्या करेंगे, 6 चक्कर में देखेंगे। तो जब हमने 250 को 6 से गुना करा तो हमारी आई 1500 बोरियां। तो यानी कि एक ट्रक को 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे 1500 बोरियां ले जाने के लिए। अब यहाँ पे कहता है कि एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपए लेता है। मनप्रीत को ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे। तो एक चक्कर के लिए अगर वह 500 रुपए दे रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्राइवर ने कुल कितने चक्कर लगाए हैं। तो हमने अभी ऊपर देखा था ड्राइवर ने ट्रक के कुल 6 चक्कर लगाए थे। एक चक्कर के 500 रुपए, तो 6 चक्कर के हुए 5 गुना 6 यानी कि 3000 रुपए। तो मनप्रीत को ड्राइवर को कुल 3000 रुपए देने होंगे। अब है यहाँ पर गंगू की मिठाइयाँ। गंगू ईद के लिए मिठाइयाँ बना रहा है।
उसने एक थाली 80 लड्डुओं की तैयार की है। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये बड़ी सी जो थाली है उसमें इसने ये 80 लड्डुओं को रखा है, तो ये 80 लड्डुओं की एक बड़ी थाली उसने तैयार की है। अब यहाँ पे रबिया आती है, तो रबिया हलवाई से कहती है, एक डिब्बे में 4 लड्डू पैक कर दो, मुझे ऐसे 23 डब्बे चाहिए। तो उसने क्या कहा, अब गंगू हलवाई ने तो एक ही थाली बना दी है बड़ी सी, जिसमें उसने 80 लड्डू रख दिए, लेकिन रबिया को वो लड्डू डब्बे में चाहिए। और कैसे डब्बे में, कि एक डब्बे में 4 लड्डू हो। अब आगे सवाल पूछा है, क्या 23 छोटे डिब्बे पैक करने के लिए थाली के लड्डू पूरे होंगे? तो ये हम कैसे चेक करेंगे, कैसे हम इसे पता लगाएंगे? तो एक डब्बे में हमें 4 लड्डू चाहिए, तो 23 डिब्बों में हमें कितने लड्डू चाहिए होंगे? 23 गुना 4, जो कि आ जाएगा 92। तो हमने देखा कि हलवाई ने 80 लड्डू रखे हुए थे और हमें चाहिए 92। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हलवाई ने लड्डुओं की थाली बनाई है वो पूरी नहीं होगी। आगे पूछा है, और कितने लड्डुओं की जरूरत पड़ेगी? तो ये हम निकालेंगे। हमने देखा कि 23 डब्बों के लिए हमें 92 लड्डुओं की जरूरत है, लेकिन हलवाई के पास 80 लड्डू हैं, तो 92 घटा में 80 आया हमारे पास 12, यानी कि हुआ अभी हमें 12 लड्डुओं की और जरूरत पड़ेगी। अब कहा है कि गंगू के पास एक बड़ा डिब्बा भी है जिसमें वह 12 लड्डू पैक करता है। 60 लड्डू पैक करने के लिए उसे कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी? तो उसने अब क्या करा है, एक बड़ा डब्बा निकाला है जिसमें वह एक डब्बे में 12 लड्डू पैक कर सकता है। अब हमें देखना है कि 60 लड्डुओं के लिए उसको कितने डब्बे की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे कुल लड्डू यानी कि 60 को हम एक डब्बे में जितने लड्डू आ रहे हैं यानी कि 12 से भाग कर देंगे। तो जब हमने 60 को 12 से भाग किया तो आया हमारे पास 5, यानी कि उसको 5 बड़े डब्बे जरूरत पड़ेगी 60 लड्डुओं को पैक करने के लिए। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो कि एक डब्बे में 12 लड्डू आए हैं, तो 2 डब्बे में कितने लड्डू आएंगे? 12 गुना 2 हुआ 24 लड्डू। फिर हम देखेंगे कि 3 डिब्बों में कितना आया, तो 12 गुना 3, तो 3 डिब्बों में हुए 36 लड्डू। फिर हम 4 डिब्बों में देखेंगे, 12 गुना 4 48 लड्डू। फिर हमने देखा कि 5 डिब्बों में हमें कितने लड्डू आ जाएंगे, तो 12 गुना 5 हुए 60 लड्डू। तो इससे भी हमने देखा कि 5 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी 60 लड्डू को पैक करने के लिए। अब हम ये कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी का पाठ हम अगली कक्षा। हेलो बच्चों, तो अब हम अपना पाठ पूरा करते हैं, पहाड़े और बंटवारे। तो पिछली कक्षा में हमने क्या क्या सीखा था आपको याद ही होगा। हमने पहाड़े बनाना सीखा था, उसके बाद हमें कैसे बंटवारा करना है वो सीखा था, कैसे हमने किसी लड्डुओं को या फिर किसी भी चीज को कैसे पैकेट में हमने बांटा है, उनकी संख्याओं को निकाला है, वो हमने सीखा था। अब हम आगे का कार्य करते हैं, आगे पाठ पढ़ते हैं। तो अब आ गया है आपका अभ्यास का समय। नीलू अपनी कक्षा में कहानियों की 15 किताबें लेकर आई। आज कक्षा में 45 छात्र हैं। एक किताब कितने छात्र मिलकर पढ़ेंगे? तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको कुल छात्र दिए हैं 45 और कुल किताबों की संख्या दी है 15। तो इससे हम क्या करेंगे, 45 को 15 से भाग कर देंगे, तो जिसका जवाब आएगा 3। और 3 हमारा क्या है, इसका मतलब है जब 3 छात्रों को एक किताब पढ़नी होगी। अगला सवाल है,
8 लोगों के परिवार में 1 महीने में 60 किलो गेहूं की जरूरत होती है। 1 सप्ताह में इस परिवार में कितने किलो गेहूं की जरूरत होगी? तो इन्होंने क्या करा है, 1 महीने के लिए बता रखा है, लेकिन आपको 1 सप्ताह के बारे में निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है कि 1 महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन में उनके 60 किलो गेहूं प्रयोग हो रहे हैं। तो 60 को जब हम 30 से भाग कर देंगे तो हमारा निकलेगा कि ये 8 लोगों का परिवार 1 दिन में कितना गेहूं इस्तेमाल करता है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 60 को हमने 30 से भाग कर दिया जो कि निकला 2 किलो। तो हमें पता चला कि 1 दिन में ये परिवार 2 किलो गेहूं का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें निकालना है 1 सप्ताह में। 1 सप्ताह में आप सभी को पता है कि 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में वे कितना गेहूं इस्तेमाल करेगा? 7 गुना में 1 दिन में वो 2 किलो इस्तेमाल करता है, तो 7 गुना 2 यानी कि 14 किलो। तो हमें पता चला कि 1 सप्ताह में वह 14 किलो गेहूं इस्तेमाल करेगा। आगे है सवाल 3। रजिया को 500 रुपए के खुले चाहिए, उसे कितने नोट मिलेंगे अगर वह बदले में चाहे? उसको क्या है, 500 रुपए के खुले चाहिए। अब यहाँ पे देखो अलग अलग नोट बताए हैं कि कौन से नोट कितने चाहिए होंगे कि वह 500 के खुले बन जाए। तो पहले पूछा है कि अगर सभी जो है 100 रुपए के नोट हों तो कितने नोट होने चाहिए कि वह 500 बन जाए। तो अब क्या करोगे, 500 को 100 से भाग कर दोगे। जब हमने 500 को 100 से भाग किया तो हमारे पास आया जवाब 5। अब आप देखोगे कि अगर 100 के 5 नोट है तो वो 500 ही बनते हैं। इसी तरह ख, सभी 50 रुपए के नोट। अब फिर से हम क्या करेंगे, 500 को 50 से भाग कर देंगे। तो जब हमने भाग किया तो हमारे पास आया 10, यानी कि 50 के 10 नोट होने चाहिए 500 रुपए करने के लिए पूरा। फिर ग है, अगर सभी 20 रुपए के नोट हों तो 500 को 20 से भाग कर दोगे तो हमारे पास जवाब आएगा 25, यानी कि 20 के 25 नोट चाहिए। फिर है, सभी 5 रुपए के नोट हों तो 500 को 5 से भाग करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो 5 रुपए के 100 नोट हमें चाहिए होंगे 500 के बदले में। अब पूछा है, तुम्हें 72 टमाटर बराबर बराबर 3 टोकरियों में रखने हैं, हर टोकरी में कितने टमाटर होंगे? अब हमें यहाँ पे कुल टमाटरों की जो संख्या दी है वो है 72 और टोकरियां हमें दी हैं 3। तो एक टोकरी में कितने टमाटर होंगे ये हम कैसे निकालेंगे? हम कुल टमाटर की संख्या यानी कि 72 को कुल टोकरियों की संख्या से यानी कि 3 से भाग कर देंगे। तो जब हमने 72 को 3 से भाग किया तो हमारे पास आया 24 टमाटर, यानी कि एक टोकरी में जब हम 24 टमाटर रखेंगे तो हमारे बराबर बराबर 3 टोकरियों में ये 24 टमाटर होंगे। फिर है अगला सवाल, एक ठेले में 350 ईंटें हैं। विनोद ने देखा कि एक ईंट का वजन 2 किलोग्राम है। सभी ईंटों का वजन कितना होगा? तो एक ठेले में 350 ईंटें हैं और एक ईंट का वजन है 2 किलोग्राम। तो 350 ईंटों का वजन होगा 350 गुना में 2, जो कि हुआ 700 किलोग्राम। अब आगे का कार्य है, बच्चे और उनके दादाजी।
राशि, सीमा, मृदु, रोहित और लोकेश ने मेले में जाने के लिए दादाजी से पैसे मांगे। अब यहाँ पे देखो दादाजी कह रहे हैं मेरी जेब में 70 रुपए हैं, मुझे बताओ कि मैं यह पैसे तुम सब में बराबर कैसे बांटूं? अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं यह सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। अब यहाँ पे पहला तरीका बताया है। राशि और सीमा ने कुछ देर सोचा और बोले हम जानते हैं कि यह कैसे होगा। तो उन्होंने क्या करा, 70 भाग 5, 70 को क्या करा 5 से भाग किया। सीमा ने लिखना शुरू किया और बोली पहले मैं सबको 10-10 रुपए देती हूँ। अब जब देखो वो 5 बच्चे हैं, अगर वो सबको 10-10 रुपए देती है तो 50 रुपए हो जाएंगे, लेकिन दादाजी के पास कुल 70 रुपए हैं। तो यहाँ पे देखो उसने लिखा भी है कि इस तरह मैंने 5 गुना 10 50 रुपए बांटे। अब जब 70 में से 50 रुपए बांट दिए तो 20 रुपए अभी भी बचे। राशि ने इस तरह पूरा किया। उसने कहा कि अगर मैं हर एक को 4 रुपए और दे दूं तो 20 रुपए बट जाएंगे। अब उसने क्या करा, जो 20 रुपए बचे थे उसने उसको भी 5 से भाग कर दिया। तो वो देखो हमने तो हर सबके पास 4-4 रुपए आए, तो इसीलिए उसने कहा कि अगर मैं हर एक को 4 रुपए और दे दूं तो 20 रुपए बट जाएंगे। अब कुछ नहीं बचा, तो 50 रुपए वो पहले ही बांट चुकी थी, सब में 10-10 रुपए बराबर बराबर बांट के। फिर 20 रुपए जो बचे थे उसमें से भी उसने सबको 4-4 रुपए बराबर बांटे, जो कि 50 जमा 20 70 रुपए पूरे हो गए। इसलिए वह कह रही है अब कुछ नहीं बचा और सारे पैसे सब में बराबर बराबर बट गए। तो हर किसी को कितने मिले, 10 पहले उसने जो करा था, फिर 4 रुपए बाद में बांटे थे, तो 10 जमा 4 14 रुपए। अब दूसरा तरीका यहाँ पे लिखा है। मृदुल और लोकेश 7 भाग 5 को अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेश लिखता है पहले मैं हर किसी को 5 रुपए दूंगा। अब अगर वह हर किसी को 5 रुपए देगा तो 70 में से कितने रुपए बट जाएंगे, 5 गुना 5 यानी कि 25 रुपए। जब 70 में से 25 रुपए उसने बांट दिए तो उसके पास फिर कितने पैसे बचेंगे, 45 रुपए। अब वह कहता है कि दूसरी बार में मैं सभी को 6 रुपए और दूंगा, इस तरह मैं 30 रुपए और बांटूंगा। तो जब उसने 30 अब ये बांटने के बाद आपने देखा कि 6 रुपए जब उसने बराबर बराबर सभी को बांटे तो 30 रुपए और बट गए, तो यानी कि 70 में से कुल कितने रुपए बट गए, 25 जमा 30 यानी कि 55 रुपए बच चुके हैं। अब उसके पास कितने रुपए बचे, 70 घटा में 55 आया 15 रुपए। अब उसके पास 15 रुपए बचेंगे। अब बचे हुए पैसे लोकेश कैसे बांटेगा, इसे पूरा करो। तो उसके पास बचे हैं 15 रुपए और बच्चे हैं 5, तो हम क्या करेंगे, 15 को 5 से भाग कर देंगे। तो जब हमने 15 को 5 से भाग किया तो हमारे पास आया 3 रुपए। तो अब हम देखो इसको पूरा करते हैं। इस तरह हर बच्चे को मिलेंगे। जो सबसे पहले देखो यहाँ पे लोकेश ने निकाला था 5 जमा में, फिर उसने यहाँ पे करा था 6 रुपए, फिर जमा जो हमने निकाला 15 को 5 से भाग करने पर 3, तो 5 जमा 6 जमा 3 बराबर हुए 14 रुपए। अब उसने कहा है अपने उत्तर की जांच करो, तुम्हारा जो भी उत्तर आए उसे 5 से गुना करके देखो, क्या 70 आता है? क्या तुम्हारा उत्तर ठीक है?
तो हमारा आया था 14 रुपए, और 14 को जब हमने 5 से गुना किया तो हमारे पास आया 70। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा उत्तर सही है। अब वह कहता है तुम्हारा तरीका। अब अपने तरीके से 70 रुपए बराबर बराबर 5 लोगों में बांटो। यदि तुम चाहो तो पहले 2-2 रुपए बांटकर देख सकते हो, या तुम 11-11 रुपए बांटकर भी शुरू कर सकते हो। अब आपको यहाँ क्या करना है, अपने तरीके से बांटना है 70 रुपए को। इसको आप कैसे कर सकते हो, या तो आप 12-12 रुपए, इसमें 11-11 लिखा है, मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रही हूँ। आप पहले 5 बच्चों में 12-12 रुपए बांट सकते हो। तो आप देखोगे कि जब हमने 12-12 रुपए 5 बच्चों में बांटे तो 12 गुना 5, 12 पंजे 60 रुपए। अब हमने देखा कि कुल दादाजी के पास 70 रुपए थे, 70 में से हमने 60 रुपए बांट दिए, तो हमारे पास बचे 10 रुपए। अब हमें इन 10 रुपए को भी बांटना है, तो आप क्या करोगे, 10 को भाग कर दोगे कुल बच्चों की संख्या से, यानी कि 5 से। 10 को जब हमने 5 से भाग किया तो हमारे पास आया 2 रुपए। तो हमें 2-2 रुपए सभी बच्चों को और बांटना पड़ेगा। पहले हमने 12 बांटे थे, फिर हमने बाद में 2 रुपए और बांटे, तो 12 जमा 2 आया 14 रुपए। अब करना है। अब यहाँ पे ये पूछा है हमें, क्या तुम 15-15 रुपए बांटकर भी शुरू कर सकते हो? तो ये आप कैसे पता लगाओगे? ये आपको ऐसे पता लगाना है, आप सबसे पहले क्या करोगे, उसने कहा है कि 15 रुपए बांटने हैं हर एक बच्चे को। आप और कितने बच्चों में बांटना है, 5 बच्चों में। तो आप 15 को 5 से भाग करो। जब हमने 15 को 5 से भाग किया तो हमारे पास आया 75, और दादाजी के पास तो कुल 70 रुपए हैं। तो हमने देखा कि ये तो इससे ज्यादा आ गया है, तो इसका मतलब हम 15-15 रुपए बांट नहीं सकते। अब अगला कार्य है करके देखो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये भाग करना है। सबसे पहले आपको 65 को 5 से भाग करना है। जब आप 65 को 5 से भाग करोगे तो आप देखोगे, पहले हम 6 को करेंगे, 5 एकम 5, फिर 6 में से हमने 5 घटा किया, हमारे पास आया 1, और ऊपर से हमने 5 भी लिया तो हो गया 15। फिर हम 15 को 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15। तो इस तरह जब हमने 65 को 5 से भाग किया तो हमारे पास आया 13। अब आपको 84 को 2 से भाग करना है, तो 2 चौक 8, फिर हमारे पास बचा 4, तो 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ गया 42। फिर आप 3 को करोगे 69 से, तो आप देखोगे 3 दूनी 6, फिर हमारे पास बचा है 9, तो 3 तिया 9, तो 69 को 3 से भाग करने पर आया 23। फिर आप करोगे 90 को 6 से भाग, तो 90 को 6 से भाग करेंगे जब हम, तो सबसे पहले हम 9 को करेंगे, तो 6 एकम 6, फिर हमने 9 में से 6 को घटा किया तो हमारे पास बचा 3, और ऊपर से हमने 0 लिया तो बन गया 30, फिर 6 पंजे 30, जिससे ये पूरा हो गया। तो हमें जब 90 को 6 से भाग किया तो हमारे पास जवाब आया 15। इसी तरह आप 72 को 4 से भाग करोगे, 72 को 4 से जब हम भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा जवाब 18। फिर 108 को 9 से भाग करोगे, 108 को 9 से भाग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 10 को करेंगे, तो 9 एकम 9, फिर हमारे पास 10 में से आप 9 को घटा कर दोगे, 1 बचेगा, और ऊपर से आप 8 लिख लोगे, बन गया 18। अब हम 18 को भाग करेंगे, तो 9 दूनी 18, तो 108 को जब हमने 9 से भाग किया तो हुआ 12। फिर आप 232 को 2 से भाग करोगे, तो सबसे पहले 2 को करेंगे, 2 एकम 2, फिर आप 3 को करोगे, 2 एकम 2, लेकिन 3 में से 2 को घटा करके हमारे पास 1 बचा,
फिर हमने ऊपर से 2 लिया तो बन गया 12, तो 2 6 12, जिससे ये पूरा हो गया। तो 232 को जब हमने 2 से भाग किया तो जवाब आया 116। फिर आखिरी सवाल हमें करना है 428 को 2 से करना है। तो सबसे पहले हम 4 को करेंगे, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 को भाग करेंगे, 2 एकम 2, फिर 8 को करेंगे, 2 चौक 8। तो जब हमने 428 को 2 से भाग किया तो हमारे पास आया 214। अब है मीरा ने बाजार में बेचने के लिए 204 मोमबत्तियां बनाई। वह उन्हें 6 के पैकेट में पैक कर रही है। वह कितने पैकेट बनाएगी? तो यहाँ पे देखो क्या करा है, मीरा ने कुल मोमबत्तियां बनाई हैं 204 और एक पैकेट में कुल मोमबत्ती है 6। अब हमें पैकेट निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 204 को 6 से भाग कर देंगे। जब हमने 204 को 6 से भाग किया तो हमारे पास जवाब आया 34, यानी कि मीरा को 34 पैकेट बनाने पड़ेंगे। अब आगे पूछा है, यदि वह उन्हें 12 के पैकेट में पैक करे तो वह कितने पैकेट बनाएगी? तो हमें उसी तरह से करना पड़ेगा। 204 को आप क्या करोगे, पहले उसने एक पैकेट में 6 मोमबत्ती रखी थी तो हमने 6 से भाग किया था। अब एक पैकेट में 12 मोमबत्ती हैं तो इसलिए 12 से भाग करना है। तो 204 को हम 12 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आए 17 पैकेट। अगला सवाल है, खेल दिवस पर 161 बच्चे स्कूल के मैदान में खड़े हैं। वह बराबर संख्या की 7 कतारों में खड़े हैं। हर कतार में कितने बच्चे हैं? आपको यहाँ पे देखो कुल बच्चे दिए हैं 161। उसके बाद कहा है कि वह बराबर संख्या की 7, मतलब कि 7 कतारें हैं और हर एक कतार में बराबर बच्चे हैं। लेकिन आपको ये निकालना है कि एक कतार में कितने बच्चे खड़े होंगे। तो 161 को आप 7 से भाग कर दोगे। तो 161 को जब हमने 7 से भाग किया तो जवाब आया 23। तो इसका मतलब हुआ कुल 23 कतार हमें बनानी पड़ेंगी। और 23 कुल जब हमने कुल 23 कतार खड़ी करी तो उसमें 161 बच्चे आए। अब आगे है अपने सवाल बनाओ। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने खुद से सवाल बनाने हैं। सृष्टि की दादी जी उसे सवाल बनाने के लिए कह रही है। नीचे बनी तस्वीर देखो और एक सवाल तैयार करो। यहाँ पे देखो ये छोटी बच्ची है सृष्टि है और ऊपर उसकी दादी जी हैं। तो उसकी दादी जी कह रही है कि नीचे जो तस्वीरें हैं, जो फोटो है, उन्हें देखकर अपना एक सवाल बनाओ। तो सृष्टि ने देखो कैसे सवाल बनाया। यहाँ 3 बक्से हैं, आप देख रहे हो 3 बक्से, और हर बक्से में 24 बोतलें हैं। तो एक बक्से में 24 बोतल हैं। तो सृष्टि का जो सवाल है वो ये है, इन सब बक्सों में कुल कितनी बोतलें हैं? तो आप इसको कैसे हल करोगे? कुल बक्से हैं 3, एक बक्से में 24 बोतलें हैं, तो कुल बोतलें हुई 3 गुना 24। तो जब हमने यहाँ पे करा 3 गुना 24 करा तो हमारे पास आया 72, यानी कि कुल 72 बोतलें हैं। अब तुम भी अगली तस्वीरें देखो और सृष्टि की तरह ही सवाल बनाओ। तो सबसे पहले देखो आपके पास दिया है राखी के 8 पैकेट हैं, हर पैकेट में 6 राखियां हैं। तो अब आपको यहाँ पे सवाल बनाना है। तो हम यहाँ पे सवाल बनाएंगे कि राखी के 8 पैकेट हैं और हर पैकेट में 6 राखियां हैं, तो कुल राखियां कितनी होंगी? तो हमारा सवाल है यहाँ पे कि कुल राखियां कितनी होंगी, और उसका जवाब आप निकाल ही लोगे। 8 गुना में 6 यानी कि 48 राखियां। फिर दूसरा है चीनी के 10 पैकेट हैं,
सौरभ ने सभी पैकेटों के लिए 110 रुपए दिए हैं। अब तुम्हारा सवाल, आपको यहाँ पे सवाल बनाना है, ठीक है। तो चीनी के 10 पैकेट दिए हैं और सभी पैकेटों के लिए उसने 110 रुपए दिए हैं। तो हमारा सवाल यहाँ पर होगा कि सौरभ ने एक पैकेट के लिए कितने पैसे दिए। अब इसका जवाब आप कैसे निकालोगे? 110 को 10 से भाग कर दोगे तो जिसका जवाब आएगा 11 रुपए। तो एक पैकेट के लिए उसने 11 रुपए दिए। फिर अगली तस्वीर है। यहाँ 35 विद्यार्थी 7 पंक्तियों में बैठे हैं। यहाँ पे देखो 7 पंक्तियां हैं, कुल पंक्तियों की संख्या दी है और कुल विद्यार्थियों की संख्या दी है 35। हर पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। आपको ये भी बताया है कि हर पंक्ति में जो विद्यार्थी हैं वो बराबर बैठे हैं। तो अब आपको इसका सवाल बनाना है। तो हम इसका सवाल बनाएंगे कि हर एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे होंगे। तो आपको पंक्तियों की संख्या दी है और विद्यार्थियों की संख्या दी है। तो हम लेकिन अब सवाल बनाएंगे कि एक पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जवाब कैसे निकालोगे आप? 35 को 7 से भाग कर दोगे। जब हमने 35 को 7 से भाग किया तो जवाब आया 5, यानी कि 5 बच्चे। फिर है हरी, सीमा, चिंकू और लक्ष्मी गुवाहाटी जा रहे हैं। एक रेल के टिकट की कीमत 62 रुपए है। अब आपको क्या करना है? सवाल बनाना है। तो हमारा सवाल होगा कि पांचों बच्चों को 5 टिकट के लिए कुल कितनी कीमत देनी पड़ी। सवाल है हमारा कि 5 रेल टिकट के लिए कितनी कीमत देनी पड़ेगी। अब एक की कीमत है 62 रुपए, तो 5 की कितनी होगी? 62 गुना 5, 310 रुपए। अब है अगला, 1 मीटर कपड़े की कीमत 20 रुपए है। लाल बेग ने कुछ कपड़ा खरीदा और 140 रुपए दिए। अब आपको यहाँ पे सवाल बनाना है। तो हमारा सवाल होगा कि लाल बेग ने कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा। तो ये हम कैसे निकालेंगे? कितना मीटर कपड़ा खरीदा? 140 को, यानी कि उसने जितने रुपए दिए को भाग किया किससे? 1 मीटर कपड़े की कीमत से, यानी कि 20 रुपए से। तो जब हमने 140 को 20 रुपए से भाग किया तो हमारे पास जवाब आया 7 मीटर कपड़ा। तो लाल बेग ने 7 मीटर कपड़ा खरीदा। अब यहाँ पे देखो लिखा है अंदाजे से भी उत्तर दो। तो उत्तर भी हम दे चुके हैं और सवाल भी हम लिख चुके हैं। और जो कि ये पार्ट था बहुत ही मजेदार था और ये खत्म होता है यहाँ पे। अब मिलते हैं अगली कक्षा में।